तो जय हिंद दोस्तों, मैं सैफ और मैं आज आपके सामने 11th का बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना लेकर आया हूँ, जिसे 11th क्लास में सेल के टॉपिक के नाम से हम लोग जानते हैं। सेल क्या होता है बाबू? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ है। आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा सा यूनिट। अगर हम अपने शरीर को देखें तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेल के सीक्वेंस की अगर बात करें तो सेल के बाद हम लोगों ने टिश्यू देखा था। टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड organ, and the group of organ is called organ system, and group of organ system is called क्या? full body। तो ऐसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें हमारे फुल बॉडी का सबसे छोटा सा जो सीक्वेंस है, छोटा सा जो यूनिट यूनिट सेल हम लेना से जानते थे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियरिटी है, लेकिन अगर फिर भी हम अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे एक चीज हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो सेल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सेल थ्योरी द सेल थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल थ्योरी, अब इन चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है और इनमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और उन्होंने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया, किस तरह से रिसर्च किया, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। अगर हम लोग सेल की बात कर रहे हैं बाबू, तो सेल में आप देखिएगा, सेल के अंदर अगर हम बोल रहे हैं कि आप या फिर ऑर्गेनिज्म को लेकर के बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को लेकर के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म की ही बात करेंगे, सेल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ है ना, तो इसलिए। तो सेल जो है, अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी, क्वेश्चन आपसे है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म in our सराउंडिंग, है ना। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में होंगे, है ना। तो आप एनसीईआरटी में 11th क्लास में मेंशन कर दिया गया है, देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज यानी जीव स्पीसीज आर present in our कहाँ बाबू? इन आवर सराउंडिंग, है ना। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। इतना लाख, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन, इतना लाख जो है ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। लेकिन जैसे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं और बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ organism on the basis of cell, ठीक है। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, केवल ऑर्गेनिज्म टाइप्स पूछे हैं, लेकिन कितने टाइप्स में होंगे, किसके बेसिस पे पूछा? सेल के बेसिस पे हमने पूछ दिया। तो यहाँ पे सेल के बेसिस पे अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में राइज किया जाता है, तो आंसर शुड बी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, है ना। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? पहला तो होगा क्या आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा हो जाएगा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पहला आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, तो यूनिसेलुलर मतलब देख रहे हैं यहाँ पे, यूनि मतलब सिंगल, यूनि यानी एक। अगर सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म का मॉडिफिकेशन हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर देन वन सेल से हुआ है, उनको मल्टीसेलुलर कहेंगे। जैसे कि हम लोग हो गए यूनिसेलुलर, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में थोड़ा सा मस्ट डिफरेंस क्या है ना। If you are talking about unicellular organism, they have well defined structure,
If you are talking about the unicellular organism, they have specific types of organ to perform a specific function. जैसे respiratory system, digestive system नहीं होता है, सॉरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ नहीं पाया जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पे हम क्लियरिटी देना चाहेंगे वंस अगेन कि कोई भी आप जानते हैं कि वेल डेवलप स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता है, तो इनके पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वेल स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन भी इनके पास नहीं होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास मौजूद है ना। हमारे पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास मूवमेंट या फिर लोकोमोशन करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स मौजूद है, जबकि इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अमीबा की ही बात करते हैं, तो अमीबा के पास अपना सीडोपोडिया होता है, जिसे ट्रू फीट नहीं बोलते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं ना। फॉल्स फीट, ट्रू फीट इसलिए नहीं कहते हैं कि वो नाम का ही फीट होता है, और मूवमेंट लोकोमोशन तो बेचारा उसका कुछ खास नहीं होता है, वैक्यूल के द्वारा अपने आप को क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। लेकिन बात ये है यहाँ पे समझने योग्य कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेवर डेड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेवर डेड है ना, ये मरते नहीं है। दे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम लोग, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म देयर नेचुरल डेथ, ये इनके पास अपना प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको मरना होता है। लेकिन हम ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास अपना सिंगल सेल होता है। अब इनका अगर हम नाम XY अगर दे देते हैं, तो दे हैव टू डिवाइड देयर सेल डिवीजन, they have to go under through the cell division, और जैसे ही सेल डिवीजन हो करके जाएंगे अपना X और Y को डॉटर सेल के रूप में अपने मदर सेल्स को बांट देंगे, है ना। तो X कट के यहाँ और Y कट के यहाँ अगर आ जाते हैं, तो अगर इमेजिंग करें तो बताइए इनका मृत्यु कहाँ होता है ना। तो ये तो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, और ये डॉटर सेल्स जो होंगे फिर से नया अपने डॉटर सेल्स बनाएंगे, और ये किसमें बहुत कन्वर्ट हो जाएंगे, मदर सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो इनका तो प्राकृतिक मृत्यु संभव नहीं है ना। जैसे हम सोचेंगे इनका उम्र हो गया, लाइफ स्पेन हो गया, फिर डे टू डे लाइफ स्पेन, याद है हम लोगों ने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने इस चीज को क्लियर किया था। तो इनका तो प्राकृतिक नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज फिर से एक नए टॉपिक पे, सेल थ्योरी के बारे में, और इसमें हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेल थ्योरी का ओरिजिनेशन हुआ और सेल थ्योरी कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसी फिनोमिना की हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे सेल थ्योरी के अंदर, है ना। तो सेल थ्योरी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सेल थ्योरी में कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। तो बारी बारी से करके सबके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका काम क्या था, उनका नाम कैसे इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में, है ना। उन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये चल रहा है सन 2025, और हम बात कर रहे हैं 1600 की, है ना। 1600 सदी की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं बाबू, हम बात कर रहे हैं 1600, है ना। 1600 सदी की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहाँ पे बाबू, एक जगह था जिसको हम लोग नीदरलैंड के नाम से जान रहे हैं। नीदरलैंड में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बाबू, एंटोनी वन लीवेनहुक, है ना। ये ऐसे साइंटिस्ट थे बाबू, एंटोनी वन लीवेनहुक, जिन्होंने पहली दफा उन्होंने क्या किया बाबू, पोंस वाटर को लिया। क्या लिया था, पोंस वाटर को लिया, पोंस वाटर लिया, है ना, पोंस वाटर। और उसके बाद से उन्होंने क्या लिया बाबू, प्लाक लिया था, दांतों में जो क्षय जम जाता है ना। तो प्लाक लिया, प्लाक फ्रॉम टीथ, कहाँ से लिया था, फ्रॉम टीथ, है ना। और लेकर के इसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद से खुद का क्या लिया बाबू, स्पर्मेटोजोआ, है ना। स्पर्मेटोजोआ लिया, यानी शुक्राणु लिया, और लेकर के इसको स्टडी किया। उन्होंने देखा क्या कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना।
इस तरह से अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि इन सभी चीज़ों में इस तरह का मूवमेंट उनको देखने को मिला। उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखा क्या इसमें फ्लैजुलम है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो उन्होंने बताया क्या कि इनका जो मूवमेंट हो रहा था लाइव सेल उन्होंने देखा, तो इन्होंने सबसे पहले अपने आप पे गर्वता महसूस किया, प्राउड फील किया, और उन्होंने इनका नाम दे दिया क्या, एनिमल क्यू। तो ये एंटोनी वॉन लीवेनहुक वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड द लिविंग सेल व्हिच इज नोन एज द नेम ऑफ एनिमल क्यू। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उन्होंने नाम दे दिया क्या, वो एनिमल क्यू। एनिमल क्यू इन्होंने नाम दिया, किसने बाबू, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, है ना। द मैन हु द फर्स्ट डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन पूछता है, द मैन हु द फर्स्ट डिस्कवर्ड द लिविंग सेल व्हिच इज नोन एज द नेम ऑफ एंटोनी वॉन लीवेनहुक, इन्होंने पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। चलिए आइए हम लोग दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी, जिनका नाम क्या है बाबू, जिनका नाम है क्या, आप लोग सुने होंगे, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्या है वो, रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो 1600s की ही बात बता रहे हैं, 1600 सदी की ही बात बता रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 1600 सदी की ही बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बाबू, उन्होंने बार्क लिया था किसका, प्लांट का, बहुत अच्छा, उन्होंने बार्क लिया था, बार्क फ्रॉम ट्री and he observed under the, किसके अंदर ऑब्जर्व किया था, अंडर द माइक्रोस्कोप there is a little compartment उन्होंने ऑब्जर्व किया लिटिल कंपार्टमेंट वहां पे मौजूद है। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसके अंदर बाबू, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, बी कॉलोनीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे कॉलोनीज मौजूद होते हैं। उसी कॉलोनीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने उन कॉलोनीज का नाम दे दिया था क्या बाबू, इन कॉलोनीज का उन्होंने नाम दे दिया था क्या, मॉन्क। क्या नाम दे दिया, मॉन्क्स, है ना। उन्होंने मॉन्क्स बोल दिया, एक बड़ी स्ट्रक्चर थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए थे, इन्होंने इनका नाम दे दिया मॉन्क। अच्छा, जब मॉन्क नाम दे दिया तो इन्होंने लैटिन में सोचा कि लैटिन में क्या वर्ड हो सकता है, तो उन्होंने लैटिन में इस चीज का नाम दिया था क्या बाबू, तो लैटिन में इन्होंने नाम दे दिया था, मॉन्क का ही लैटिन में नाम इन्होंने दे दिया था क्या बाबू, इन्होंने सेला नाम दे दिया था, सेला नाम दे देता है। और सेला नाम वही होता है बाबू, सेला किसको कहते हैं, सेल को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, सेल को। तो मैन हु इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्लांट डेड सेल, डेड बोलना इसलिए कि उन्होंने प्लांट के बार्क को जब निकाला था तो वो डेड था, क्योंकि एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर व्हिच इज द प्रेजेंट ओवर द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया क्या कि ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उन्होंने उनको मॉन्क नाम दिया, मॉन्क जिसको लैटिन वर्ड में ये इन्होंने क्या कहा, सेला कहा। और सेला को ही हम लोग आजकल क्या कह रहे हैं, सेल के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा बात हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में बाबू, 1600s की बात। तो पहले हम यहाँ पे चीज मेंशन कर दें यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक the man who first discovered plants डेड सेल। तो इन्होंने सबसे पहले बता दिया था क्या बाबू कि प्लांट के पास भी अपना सेल होता है, डेड सेल, यानी डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने, है ना। अब ये बातें थी हमारी 1600s की। अब हम लोग बातें करते हैं थोड़ा सा आगे सेंचुरीज की तरफ एफर्ट चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिए इन चीजों को इरेज करते हैं। अब देखिए सेल थ्योरी को आगे लेके चलते हैं। उसमें एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे जो 1800 सदी की बात है ना। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा किसके ऊपर होगा बाबू, 1800 सदी का। जो हम लोग बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, 1600 की बात कर रहे थे, 1600 सदी की। अब हम 1800 सदी की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं 1800
सॉरी यानी 1800s की हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जो आएगा वो आपका होगा क्या बाबू, वो आपका होंगे साइंटिस्ट क्या बाबू, मैथियस लैडेन, है ना। मैथियस लैडेन। मैथियस लैडेन। अब मैथियस लैडेन कैसे साइंटिस्ट थे बाबू, तो ये साइंटिस्ट हमारे थे बोटनिस्ट साइंटिस्ट। कैसे साइंटिस्ट थे, ये हमारे साइंटिस्ट थे बोटनिस्ट साइंटिस्ट, बोटनिस्ट साइंटिस्ट थे, है ना। बोटनिस्ट साइंटिस्ट थे और बोटनिस्ट साइंटिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने बताया क्या कि इन्होंने भी ऑब्जर्व किया सेम चीज़ों को जो हमारे रॉबर्ट हुक बता के चले गए, उन्होंने भी बताया क्या। अच्छा बोटनिस्ट तो जाहिर सी बात है ये कौन से साइंटिस्ट होंगे, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में डिस्कवर किया था। तो इन्होंने भी बता दिया था क्या, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ किससे, सेल से, है ना। इन चीजों को ये अपने सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया मैथियस लैडेन ने कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल, है ना। इसके बाद से एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम आपने अपने एनसीईआरटी में देखना है, जिनका नाम क्या था आपको, जिनका नाम क्या था, हाँ जी, थियोडोर शामन, थियोडोर शामन, है ना। थियोडोर शामन एक व्हाइट तरह के ऑर्गेनिज्म है जो डक की तरह स्ट्रक्चर में दिखाई देता है ना। तो वो आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये जाहिर बात है ये कौन से साइंटिस्ट होंगे, नाम से जाहिर है, नाम से तो एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं वो इस तरह से सावन नाम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नाम से जाहिर नहीं है, लेकिन हम लोग पकड़ सकते हैं एक ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या वो इनका जो ये साइंटिस्ट थे वो किस तरह के साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, है ना। तो जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। अच्छा जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने इन्होंने एक चीज क्लियर किया क्या बाबू, कि जितने भी एनिमल्स जो हैं वो बने हुए हैं किससे बाबू, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दिया, ये सारे के सारे एनिमल्स जो है वो क्या है, किसी से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर करने वाली योग्य बात होगा क्या वो, एक चीज यहाँ पे क्लियर करने योग्य बात होगा कि इन्होंने जो एक अपना स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि ऑल द सेल आर बाउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज। इन्होंने बता दिया क्या कि all सेल are bound by सेल ऑर्गेनेलिज, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेलिज। यानी उन्होंने बताया क्या है, जितने भी सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिज है या सेल स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रहा है, क्या है वो कहीं ना कहीं बाउंडेड है ना। जिसको आज सेल मेम्ब्रेन के नाम से नाउअडेज आज के दिनों में सेल मेम्ब्रेन के नाम से इन चीज़ों को जानते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग उसका नाम देते हैं, या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। तो वो वही चीज़ है जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था थियोडोर शामन ने, है ना। तो एक बार क्या हुआ था, एक इवेंट की बात बता रहे हैं कि मैथियस लैडेन जो है एक इवेंट में गए और मुलाकात हुआ था किससे, थियोडोर शामन से। और इन्होंने अपना स्टेटमेंट शेयर कर दिया क्या वो, कि हमने भी क्या किया कि ऑल द प्लांट आर मेड ऑफ द सेल। इन्होंने भी पाया था क्या कि सारे के सारे प्लांट जो है किसी से बने हुए हैं, किसी से बने हैं सेल से, किसी से बने हैं सेल से। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट शेयर कर दिया किससे, सावन के साथ शेयर कर दिया। अब सावन जो है अपना थ्योरी में स्टेटमेंट अपना इन्होंने इंक्लूड कर दिया, है ना। तो इन्होंने बताया क्या कि सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने अपना स्टेटमेंट इंक्लूड कर दिया था, क्या, किसने, थियोडोर शामन ने। इनका स्टेटमेंट लेकर के इनके पास ऑलरेडी स्टेटमेंट था क्या कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल, और इनका स्टेटमेंट था क्या, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। लेकिन इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन करके बना दिया क्या कि ऑल द plants and animals both are made
ऑफ सेल, है ना। अच्छा, ये चीज क्लियर कर दिया उन्होंने। लेकिन समझने योग्य बात ये है कि एक और साइंटिस्ट थे। पहले ज़माने में क्या होता था कि आप लोगों ने भी सुना होगा ये कहावत कि पहले मुर्गा आया, पहले मुर्गी आई, पहले अंडा आया, क्या आया, पहले इस दुनिया में इंसान कैसे आए। तो इन चीज़ों पे कंट्रोवर्सी पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, चाहे इस सेल थ्योरी के थ्रू समझे या फिर वो किसी बुक्स के थ्रू समझे या किसी रेडिएटिव एनर्जी के थ्रू समझे या किसी सोशल साइंस के जरिए समझे या साइंस के जरिए समझे, तो इन चीजों में हमने समझना है एक साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम था क्या बाबू, रोडल्फ वॉर्काउ, है ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, यहाँ पे क्या बाबू, रोडल्फ वॉर्काउ, यहाँ पे रोडल्फ वॉर्काउ। रोडल्फ वॉर्काउ क्या कह रहे थे बाबू, उनका कहना था, उन्होंने अपना स्टेटमेंट किया था ओमनीसेल्युला ई सेल्युला, है ना। उन्होंने बताया था क्या, ओमनीसेल्युला ई सेल्युला, यानी बताया क्या, यानी क्या बताया, ऑल द सेल आर come from pre-existing cell, यानी इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया बाबू, कि जो पहले के लोगों को सोचना था कि गंदे कमीज को या गंदे टी शर्ट को या गंदे कपड़े को हम फोल्ड करके रख दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है कि वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स देखने को मिल जा रहा है। लेकिन मामला ये था कि वहाँ पे कुछ मीट का टुकड़ा या फ्लैश का टुकड़ा या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट होकर के दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये फूड चैन के सर्किल के थ्रू आ जाते थे दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिसको पा करके आदमी चाहते थे या जानते थे कि यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गंदे चीज़ों से होता है या वर्स्ट चीज़ों से होता है या यूजलेस थिंग से होता है। ऐसा कुछ मामला नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी में या फिर हम लोग फूड चैन के अंदर क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी सुना है और आगे भी हम लोग देखने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर भी, कि ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो फूड चैन के सर्किल से चलते आ रहा है। कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है या वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फूड वैक्यूल्स पड़े हुए हैं या फूड उसका मौजूद है जिसके थ्रू अट्रैक्ट होकर के चला आया, वहाँ से उसके ऊपर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से वो चला आया। तो रोडल्फ वॉर्काउ ने बोल दिया क्या, ओमनीसेल्युला ई सेल्युला। उन्होंने बोला क्या कि कोई नया सेल नहीं आता है, कोई नया सेल नहीं आता है, उससे पहले कोई अपना सेल होता है जो डिवाइड होकर के नया सेल बनाता है। लेकिन उन्होंने बताया क्या कि जो मदर सेल था, मदर सेल और जो डॉटर सेल्स बनाया, डॉटर सेल, उससे पहले कहीं ना कहीं एक सेल था, यानी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। यानी बोलती है क्या कि ओमनीसेल्युला ई सेल्युला, यानी ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल आया उससे पहले कहीं ना कहीं सेल था, तभी जाके वो डिवाइड हुआ, दो पार्ट में बट गया। यानी ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं सेल होना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा सेल थ्योरी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे बाबू कि ये पूरे जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टडी करते हैं, इस पूरे ऑर्गेनिज्म के स्टडी में एक चीज हम लोग को सामने आती है, क्या बाबू, 5 काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था। आर.एच. व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था क्या बाबू, उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल दें हम लोग। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंशिएशन देखेंगे और जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल किस तरह से आपस में डिफरेंस है, किस तरह से उसमें न्यूक्लियस होता है, किस तरह से राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम, किसमें 80S राइबोसोम होते हैं, किसके अंदर सेल वाल होते हैं, किसके अंदर सेल वाल नहीं होते हैं, सेल वाल क्यों पाए जाते हैं, सेल वाल क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्यों न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्यों न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन है क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन क्या है और प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन, सारा चीज हम लोग सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन। तो ये किसने दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था? ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर, सॉरी व्हिटेकर, है ना, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर क्लास 11th का ही चैप्टर है, इसमें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन आप लोग चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या बाबू, क्या देखा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे यही है, इसी में हमें स्टडी करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैनेटी, एनिमलिया, किस तरह से उन्होंने सारे के सारे साइंटिस्ट जो है किस तरह से क्लासिफाई किए थे, किस बेसिस पे, आरबीसी के बेसिस पे, एनाइमा, सारा का सारा हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी किया था इन द चैप्टर ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बेसिस पे, सेल के बेसिस पे, दैट्स व्हाई आई एम मेंशन हियर राइट नाउ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बाबू, मोनेरा की अगर बात कर रहे हैं तो मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको भी आप लोग इसके जो डायग्राम होगा, चार्ट होगा एनसीईआरटी में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मेंशन किया है वहाँ पे भी। फंगी क्या होता है बाबू? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर हम लोग प्लैनेटी की बात करें तो ये भी क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, ऑर्गेनिज्म। अगर एनिमलिया की बात करते हैं तो ये भी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? वो पार्टिकुलर एरिया ऑफ द क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा जिसमें प्रोकैरियोटिक में, ऑल्सो प्लास्टिड भी देखने को मिलेगा, सॉरी प्लाज्मिड देखने को मिलेगा, प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता, प्लाज्मिड देखने को मिलता है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के नाम से हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो मोनेरा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोनेरा जो होता है आपका क्या होगा बाबू? वो आपके होते हैं, ये मोनेरा जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है बाबू? प्लास्टिड एक्स्ट्रा होता है और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। और ये प्लास्टिड अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसके बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर वही सर्कुलर क्रोमोसोम जो एक ही क्रोमोसोम मौजूद होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, वो अगर खत्म हो जाए तो ये बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो मोनेरा जो होता है एक्चुअली क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, वो बाद में हम लोग समझेंगे और पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोटिस्टा क्या होता है बाबू? तो प्रोटिस्टा आपका होता है क्या बाबू? ये सारा का सारा रेस्ट ऑफ द किंगडम मोनेरा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका मोनेरा छोड़ करके बाकी सारा के जो सारा किंगडम होगा वो सारा का सारा क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें जो इन्वॉल्व होगा उसके अंदर क्या होगा बाबू? न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है, और सॉरी इसमें न्यूक्लियोइड्स होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड जो है कॉमन वर्ड है जिसके लिए कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम लोग इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात कि अगर प्रोटिस्टा की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होंगे बाबू? सब में याद रखिएगा, सारे के सारे क्या होंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन जो आपको प्रोटिस्टा होगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, साथ ही साथ क्या होगा? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।